हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दक्षिणी क्लासरूम चैनल। हम अपनी केमिकल बॉन्डिंग की लेक्चर सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम एक थोड़ा सा डिटोर लेंगे और एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता बट उसको रिलेट करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उस टॉपिक का नाम है बैक बॉन्डिंग। उसका नाम क्या है? बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग के बारे में आज बात करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम इसे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि इससे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं विदाउट एनी अदर डिले। शुरुआत करते हैं क्या आज का टॉपिक बैक बॉन्डिंग। ठीक है, बैक बॉन्डिंग की बात करते हैं। अब बैक बॉन्डिंग बेसिकली क्या है? बैक बॉन्डिंग इज अ काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो मैं इसको कह सकता हूं कि इट इज अ काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो फिर हमने इसका अलग से नाम क्यों रखा? ठीक है ना, इट इज अ काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो फिर हमने इसका अलग से नाम क्यों रखा? तो इसको समझने के लिए पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझने की कोशिश करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आपके पास एक एटम है जिसके पास एक लोन पेयर है, ठीक है, और आपके पास दूसरा एटम है जिसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस एम्प्टी ऑर्बिटल में जब डोनेशन करते हैं, क्योंकि कंप्लीट डोनेशन कहां से आ रहा है? सिर्फ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है। क्योंकि कंप्लीट डोनेशन कहां से आ रहा है? सिर्फ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ रहा है। यहां से इस एटम से आ रहा है पूरा कंप्लीट डोनेशन। तो इस बॉन्ड को हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या बोल देते हैं हम? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस बॉन्ड को बोल देते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो ये तो बात होगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बैक बॉन्ड क्या है? बैक बॉन्ड बेसिकली बेटा क्या है कि आपके पास ए है, ठीक है, आप बी है, ठीक है, यू हैव ए, यू हैव बी। इनके बीच में पहले से एक बॉन्ड बना हुआ है। इनके बीच में पहले से एक बॉन्ड बना हुआ है। Originally there is one bond between these two atoms. Now during this you have a lone pair with A and an empty orbital in B. ठीक है, तो आपके पास लोन पेयर ए के पास है, एम्प्टी ऑर्बिटल बी के पास है। तो जब बी के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा और ए के पास लोन पेयर होगा तो ये क्या करेगा? ये इसको डोनेट कर सकता है। इसको क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। और जब ये इसको डोनेट करेगा तो क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि पूरा कंप्लीट डोनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम ए। कंप्लीट डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम ए। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डोनेशन ए कर रहा है और बी उसको एक्सेप्ट कर रहा है, व्हिच मींस ये काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ। लेकिन ये एक बॉन्ड बनने के बाद आ रहा है। ये वाला बॉन्ड बनने के बाद आ रहा है ना? ये वाला बॉन्ड बनने के बाद आ रहा है। तो इसी वजह से इस बॉन्ड को हम बोल देते हैं बैक बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम क्या बोल देते हैं? बैक बॉन्ड। कि बॉन्ड बनने के बाद जब कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, बॉन्ड बनने के बाद जब कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने तो हम उसको क्या बोलेंगे? बैक बॉन्ड। तो इससे हमें एक चीज समझ आती है, बैक बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ पाई बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड। क्योंकि इनिशियली अगर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाता, पहला बॉन्ड बनाता। पहला बॉन्ड इज ऑलवेज नोन एज सिग्मा बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड इज नोन एज पाई बॉन्ड। तो बैक बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ पाई बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड। ठीक है, तो आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया जहां पर बॉन्ड तब बनता है जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, एम्प्टी ऑर्बिटल हो और डोनेशन हो रहा हो। यहां भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, बस इस बॉन्ड का नाम हमने क्या दे दिया? बैक बॉन्ड। व्हाई? बिकॉज ओरिजिनली देयर वाज अ बॉन्ड बिटवीन दीस टू एटम्स एंड आफ्टर दैट बॉन्ड फॉर्मेशन अनदर बॉन्ड वाज फॉर्म्ड एंड दैट बॉन्ड वाज कॉल्ड एज बैक बॉन्ड। सो इसकी जब डेफिनेशन बोली जाती है, द डेफिनेशन ऑफ बैक बॉन्ड इज ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from an atom to an adjacent atom. Transfer of lone pair of electrons from an atom to an adjacent atom, which is unfilled and is bonded with the atom. मतलब ट्रांसफर करेंगे इस इलेक्ट्रॉन को इस अनफिल्ड आपका ऑर्बिटल में जब ये बॉन्ड बना हुआ होगा। ठीक है, जब ये बॉन्ड बना होगा तो अगर ऑलरेडी बॉन्ड बना हुआ है और उसके बाद ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? बैक बॉन्ड। उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम? बैक बॉन्ड। तो ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम टू एन एडजेसेंट अनफिल्ड बॉन्डेड एटम to an adjacent unfilled bonded atom is known as back bond.
ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम बैक बॉन्ड बोलते हैं। और बैक बॉन्ड क्या होता है, हमेशा पाई बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। बैक बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। ये बात समझ आती है, ये बात समझ आती है। चल ठीक, अब हमें जब हमने ये चीज पढ़ी तो हमें एक चीज समझ आई इसमें। क्या चीज समझ आई कि एक तो पाई बॉन्ड होगा बैक बॉन्ड, दूसरी चीज हम क्या ये चीज बोल सकते हैं कि ऑल बैक बॉन्ड आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सही बात है कि नहीं, कि सारे के सारे बैक बॉन्ड क्या होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे। ये तो बात सही है हमारी कि सारे के सारे बैक बॉन्ड क्या होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे, है ना। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब वो कंप्लीट डोनेशन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम हो रहा होगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बट ऑल कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर नॉट बैक बॉन्ड, बट ऑल कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर नॉट बैक बॉन्ड। ये भी चीज हम सही कह रहे हैं। कैसे, अब अगर मेरे पास, जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल किया था, मेरे पास यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, मेरे पास ये एटम बन रखा है, ये एटम पे साइड एटम्स लगे हुए हैं, और मेरे पास H+ है विच इज एम्प्टी ऑर्बिटल। जब इसमें ये डोनेशन हो रहा होगा, तो क्या इसको मैं बैक बॉन्ड बोल सकता हूं, नहीं, क्योंकि बैक बॉन्ड की एक बहुत स्पेसिफिक कंडीशन है कि उसमें ऑलरेडी एक बॉन्ड होना चाहिए। उसमें ऑलरेडी क्या होना चाहिए, एक बॉन्ड होना चाहिए। तो ऑलरेडी बॉन्ड तो उसमें प्रेजेंट था नहीं, पहला बॉन्ड ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, इस वजह से इसको क्या बोल देते हैं हम, सिंपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इट इज नॉट अ बैक बॉन्ड, ठीक है। तो ऑल बैक बॉन्ड्स आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऑल बैक बॉन्ड्स आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है। सारे के सारे बैक बॉन्ड्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बट ऑल कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर नॉट बैक बॉन्ड, सारे के सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बैक बॉन्ड नहीं होंगे। बात समझ आती है, बात समझ आती है। चल आगे बढ़े इसी में। अब इसमें कंडीशंस की बात करते हैं। तो कंडीशंस फॉर बैक बॉन्डिंग, कंडीशंस फॉर बैक बॉन्ड, ठीक है। कंडीशंस क्या होंगी बैक बॉन्डिंग, है ना। पहली कंडीशन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होना चाहिए। पहली कंडीशन है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का मतलब क्या है, बेसिकली एटम्स में बॉन्ड्स हैं, साथ में लोन पेयर है। अब अगर उस लोन पेयर में रिपल्शन नहीं हो रही होगी, उसकी वजह से अनस्टेबिलिटी नहीं आ रही होगी, तो वो क्यों ही डोनेट करना चाहेगा। क्योंकि उसमें अनस्टेबिलिटी आ रही है तो वो क्या प्रेफर करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को, पेयर को डोनेट करना। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जब तक नहीं है तब तक बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, पहली चीज। सेकेंड, डोनर के पास, डोनर एटम के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। डोनर एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए, है ना। ये तो बहुत सिंपल चीज है। और एक्सेप्टर के पास, एक्सेप्टर एटम के पास, एक्सेप्टर एटम के पास होना चाहिए एम्प्टी ऑर्बिटल। एक्सेप्टर एटम के पास होना चाहिए एम्प्टी ऑर्बिटल। तो डोनर एटम के पास होना चाहिए लोन पेयर, एक्सेप्टर एटम के पास होना चाहिए एम्प्टी ऑर्बिटल। थर्ड कंडीशन, द बॉन्ड या कंपाउंड, द कंपाउंड should be covalent, कंपाउंड शुड बी कोवेलेंट। तो कंपाउंड है वो कोवेलेंट होना चाहिए। तीन चीजें हो गई बेटा। पहली चीज हमारे पास आया इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। दूसरी चीज डोनर एटम और एक्सेप्टर एटम, डोनर के पास होना चाहिए लोन पेयर, एक्सेप्टर के पास क्या होना चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल। और तीसरी चीज कंपाउंड शुड बी कोवेलेंट। ये तीनों फैक्टर्स जब होंगे तभी बैक बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है, नहीं तो बैक बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ये तीन फैक्टर्स आ गए। चौथी चीज, फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको तो आपको याद रखना ही है, याद नहीं रखना तो आपको अभी समझाएंगे इसको क्यों ये फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें एटलीस्ट जिन दो बॉन्ड्स के बीच में, जिन दो एटम्स के बीच में, ठीक है, जिन दो एटम्स के बीच में आपका बॉन्ड बन रहा है, बैक बॉन्ड बन रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ द एटम, एटलीस्ट वन ऑफ द एटम should be second group, second period,
At least one of the atom should be of second period. At least one of the atom should be of second period. अब ये क्या है, ये क्यों आया, देखिए इसको समझने की कोशिश करना और उसके बाद देखिए, ठीक है। देखो बेसिकली आपने ये चीज पढ़ी थी कि जो बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है एन पे, ठीक है ना। क्या पढ़ा था, बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, एन पे। जितना ज्यादा एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जितना ज्यादा एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना ही बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी, राइट। क्योंकि वो उतना लार्ज हो जाता है कि ओवरलैपिंग पुअर हो जाती है, ओवरलैपिंग पुअर हो जाती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है बेटा, वीक। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, वीक। चलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करता है एन पे। अब अगर एन बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगी। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने सेकेंड पीरियड होना चाहिए जरूरी, क्यों। अब अगर आप ध्यान से सोचें इस केस को कि सेकेंड पीरियड मतलब 2n या 2s या 2p, है ना, यही चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 2s और 2p में जो ओवरलैपिंग होगी वो बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही बढ़िया होगी। लेकिन वहीं पर अगर आप 3s 3p की बात करें, 4s 4p की बात करें तो उनमें जो ओवरलैपिंग होगी वो क्या होगी, पुअर होगी। उनमें जो ओवरलैपिंग होगी वो क्या होगी, पुअर होगी। कैसे, देखिए समझना इस बात को। हमारे पास एक एटम है A, ठीक है, हमारे पास दूसरा एटम है B, ठीक है। इसके बीच में ऑलरेडी एक बॉन्ड बना हुआ है, एक लोन पेयर है इसके पास पड़ा हुआ, एक एम्प्टी ऑर्बिटल है इसके पास पड़ा हुआ। अगर यही बॉन्ड 2p 2p के बीच में बनता है तो कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर यही बॉन्ड 3p 3p के बीच में बनता है तो कैसा बॉन्ड बनेगा, वीक बॉन्ड बनेगा। 3p 3p के बीच में बनता है तो कैसा बॉन्ड बनेगा, वीक बॉन्ड बनेगा। ये बात समझ आती है, ये बात समझ आती है, ठीक है। या इसमें मतलब वेरिएशन आ सकते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे ये होता है कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते जाते हो ना, बैक बॉन्डिंग बहुत ही वीक या नेग्लिजिबल होती जाती है। बैक बॉन्डिंग क्या होती जाती है, वीक या नेग्लिजिबल। ये तो अंडरस्टैंडेबल है कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करती जाती है क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है सिस्टम। तो वही चीज मैं यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते जाओगे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, वीक हो जाएगी। एज यू गो डाउन द ग्रुप द बॉन्ड स्ट्रेंथ decreases, as you go down the group the bond strength decreases, ठीक है ना, ये बात समझ आती है, ठीक है। तो टेंडेंसी टू फॉर्म अ बैक बॉन्ड क्या हो जाएगी, जब बॉन्ड स्ट्रेंथ ही डिक्रीज हो जाएगी तो टेंडेंसी टू फॉर्म अ बैक बॉन्ड डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ तो क्या हो गई, डिक्रीज। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि जो N2 है, जो N2 है, N है, वो तो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं है बट एक सिंपल सा एग्जांपल। लेकिन जो फास्फोरस है वो नॉर्मल बॉन्ड स्ट्रेंथ में एग्जिस्ट करता है। फास्फोरस सिग्मा पाई बॉन्ड नहीं बनाता लेकिन N2 पाई बॉन्ड N पाई बॉन्ड बनाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके बीच में जो पाई बॉन्ड बन रहा है ना बेटा वो 2p 2p के बीच में बन रहा है, राइट, 2p 2p के बीच में बन रहा है। लेकिन इसके बीच में जो बनेगा किसके बीच में बनेगा, 3p 3p के बीच में। अब ये 3p 3p वाला और 2p 2p वाला, 3p 3p वाला तो वीक है और 2p 2p वाला स्ट्रॉन्ग है। तो 2p 2p पाई बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, 3p 3p पाई बॉन्ड इज वीकर। ये बात सबको समझ आती है, ठीक है। अब इसको इस तरह से देखो कि अगर मैं कोई वीक बॉन्ड, मेरे पास ऑप्शंस है, एक मैं वीक पाई बॉन्ड बना रहा हूं और मैं एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बना रहा हूं। मैं एक वीक पाई बॉन्ड बना रहा हूं और मैं एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बना रहा हूं। मैं क्या प्रेफर करूंगा, व्हाट विल आई प्रेफर इफ आई एम फॉर्मिंग अ वीक पाई बॉन्ड एंड अ स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड डेफिनेटली, क्योंकि उससे स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। तो फास्फोरस के पास यही डायलेमा रहता है। फास्फोरस का डायलेमा क्या है, फास्फोरस का डायलेमा बेटा ये है कि फास्फोरस थिंक्स कि व्हेन आई फॉर्म अ पाई बॉन्ड इट इज अ वीकर पाई बॉन्ड, but when I form a sigma bond it is a stronger sigma bond, it is a stronger sigma bond. So what should I prefer? It says that I should prefer a stronger sigma bond because I will be more stable when I form a stronger sigma bond, and therefore phosphorus forms sigma bonds, right, with its counterparts, whereas nitrogen forms pi bonds with its counterpart, right, because it knows कि इसका जो pi bond है वो considerable amount में stronger है, ठीक है। और फास्फोरस का जो पाई बॉन्ड है कंसिडरेबल अमाउंट में वीक है, तो इस वजह से फास्फोरस पाई बॉन्ड नहीं बताता। एक वन ऑफ द बेस्ट एक और एग्जांपल दे सकता हूं मैं इसमें आपको, O2 एंड एसिड। O2 एंड एसिड, O2 क्या है, O2 इसी को इसको रब करके एक नया बॉन्ड बनाते हैं, देखिए। तो ये बात रीइटरेट हो जाएगी एक और एग्जांपल है ना। आपके पास है ऑक्सीजन, ठीक है, और आपके पास है सल्फर। जो सल्फर है वो एसिड फॉर्म में रहना प्रेफर करता है, क्राउन शेप बोलते हैं इसको, है ना, इसको बोलते हैं हम क्राउन शेप। वो किस फॉर्म में रहना पसंद करता है, एसिड फॉर्म। तो सल्फर रिमेन्स इन एसिड फॉर्म, ये हो गया अगेन 3p, ये भी क्या हो गया 3p। इसने अगेन वही किया कि बिकॉज इट वाज फॉर्मिंग अ वीकर पाई बॉन्ड,
it says that instead of forming a weaker pi bond, I should form a stronger sigma bond, and therefore it forms a multiple sigma bond. जबकि oxygen, because it forms a stronger pi bond, okay kind of pi bond, not very strong, not very weak, therefore it forms a pi bond. बस समझ आती है? ठीक है, तो वही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा था, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि डाउन द ग्रुप जाते समय पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डाउन द ग्रुप जाते समय पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो वही चीज यहां होगी कि एटलीस्ट सेकंड पीरियड का एक एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर एटलीस्ट सेकंड पीरियड का एक एलिमेंट नहीं हुआ तो डाउन द ग्रुप जाते समय क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और वो बहुत ही कंसिडरेबल अमाउंट, नेग्लिजिबल अमाउंट में बैक बॉन्डिंग होगी, और उसको हम कंसिडर नहीं भी करें तो भी चलता है। ठीक है ना, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये तो होगी बेटा कंडीशंस की बात। अब क्वेश्चंस पे आते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चंस में कैसे फर्क पड़ेगा, क्वेश्चंस को हमें कैसे डील करना है। क्वेश्चन की बात, ठीक है, क्वेश्चन से डील करते हैं, है ना। अब पहला क्वेश्चन, बॉन्ड एंगल। बैक बॉन्डिंग बॉन्ड एंगल को बहुत इफेक्ट करता है, तो इफेक्ट ऑन बॉन्ड एंगल, इफेक्ट ऑन बॉन्ड एंगल, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लेंगे, मेरे पास है P लोन पेयर H H H, ठीक है, P लोन पेयर F F। जनरली आप उसका पता है आंसर, ठीक है, लेकिन इसमें बैक बॉन्डिंग करवा, बैक बॉन्डिंग के थ्रू भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्या आंसर होगा देखने की कोशिश करते हैं। देखो, जब हम पहले वाले कंपाउंड की बात करते हैं, फॉस्फीन इसका नाम है, PH3, इसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। आपको लोन पेयर तो दिख रहा है, लेकिन क्या हाइड्रोजन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है? क्या हाइड्रोजन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है? ठीक है, हाइड्रोजन लोन पेयर तो नहीं है, हम श्योर, लेकिन हाइड्रोजन इसका एम्प्टी ऑर्बिटल है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने की कोशिश करें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी, 1s1, जिसमें से एक इसने बॉन्ड बना दिया, इसके पास कोई और ऑर्बिटल्स नहीं है या कोई और सबशेल्स नहीं है, व्हिच मींस एम्प्टी ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के पास नहीं है, व्हिच मींस ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से डोनेट नहीं हो सकता, व्हिच मींस इसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, इसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं बैक बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल, नो बैक बॉन्डिंग, है ना, यहां पर लिख देते हैं नो बी, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं नो बी। अब इसकी बात करें, इसमें लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है और फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर है ना, फ्लोरीन, हर फ्लोरीन के पास लोन पेयर। बट अगर आप ध्यान से देखें तो फास्फोरस के पास जो लोन पेयर है उसको डोनेट करने के लिए कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। फ्लोरीन के पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल होता ही नहीं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है बेटा, 1s2 2s2 2p5, ठीक है, इसके आगे कोई ऑर्बिटल्स नहीं होते इसके पास, तो 2p5 तक तो एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास एम्प्टी है। 2p5 अगर मैं बनाना चाहूं तो 2p5 कुछ इस तरह से बना सकता हूं, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, व्हिच मींस इसने इसके साथ बॉन्ड कर दिया, एम्प्टी ऑर्बिटल कोई बचा ही नहीं, व्हिच मींस फ्लोरीन को तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम नहीं दे सकते। लेकिन क्या फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फास्फोरस की तरफ जा सकती है? बिल्कुल सही। फास्फोरस की जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखता हूं तो मेरे को दिखता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p5 एंड अब 3p5 के बाद 3d दिखता है मेरे को। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आएगा, सर यहां पर तो आपने इसके आगे कंसीडर नहीं किया। बेटा कंसीडर इस तरह से देखो कि कंसीडर करो कि आपके पास शेल है, फर्स्ट शेल में आपके पास S ही होता है, सेकंड शेल में आपके पास S और P होता है, थर्ड शेल इसमें है नहीं। जब हम इसकी फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस में फर्स्ट शेल में S, सेकंड शेल में S एंड P, थर्ड शेल भी आया, और अगर थर्ड शेल आएगा तो उसमें S भी होगा, P भी होगा और D भी होगा। Because we are taking the third shell in phosphorus, therefore you'll have to consider S or subshells, P subshells and D subshells, and therefore I am considering all the three. ठीक है? Therefore I am considering all the three I am considering, right? चलिए, ये होगी, तो आपके पास 3d ऑर्बिटल्स है, which means इसके पास empty ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये डोनेट कर सकता है। इसके पास empty ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर है, ये डोनेट कर सकता है। जब ये डोनेट इसको करेगा, जब इसको डोनेट करेगा तो क्या होगा, डोनेट करेगा तो क्या होगा, ध्यान समझो, इसके पास अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसके पास आ जाएगा विद अ लोन पेयर, इसको इधर थोड़ा सा आगे को लिख लेते हैं, विद अ लोन पेयर फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन,
इसके पास आ जाएगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसके पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, है ना, इसके पास आ जाएगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। एग्जैक्टली डबल बॉन्ड नहीं होगा लेकिन डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये भी डोनेट कर रहा होगा, ये भी डोनेट कर रहा होगा और ये भी डोनेट कर रहा होगा, तो पार्शियली सभी डोनेट कर होंगे, ये सारे इक्विवेलेंट एटम्स है, और जब पार्शियली सारे ही डोनेट कर रहे होंगे तो सब में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर सब में आएगा। तो जब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर सब में आएगा व्हिच मींस इनका डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। अब जैसे ही डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया तो रिपल्शन इंक्रीज, रिपल्शन इंक्रीज तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज, तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, pf3 का, बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, pf3 का। बात समझ आती? ये तो हमें ऑटोमेटिकली पहले से भी पता था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो बॉन्ड एंगल को वो चेंज करने में या ऑल्टर करने में भी मदद करता है, बॉन्ड एंगल को चेंज करने में या फिर ऑल्टर करने में भी मदद करता है। अब बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की, बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की, है ना, ठीक है। बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं कि किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, किसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, ठीक है। हमारे पास एक एग्जांपल है BF3, BF3। हमारे पास दूसरा एग्जांपल है BF4 माइनस, ठीक है, BF4 माइनस, ठीक है। इसके लिए इसको शुरुआत करने से पहले मैं बोरॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूंगा। बोरॉन की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखता हूं तो होगी 1s2 2s2 2p2, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन। अगर मैं इसका एक्साइटेड स्टेट देखूं, बोरॉन का अगर मैं एक्साइटेड स्टेट देखूं तो बोरॉन की एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बेटा, मैं आखिरी वाली 2 लिख रहा हूं, हो जाएगी 2s1 2p2। ये समझ नहीं आया ये कैसे होगा, तो इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो ये और एक्साइटेड स्टेट में चला गया, है ना, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब जब ये एक्साइटेड स्टेट में गया तो इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल था, क्या था, एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल था, ठीक है ना। तो जनरली जब बोरॉन, क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 बॉन्ड बना रहा है, जब 3 बॉन्ड बना रहा है तो एक एम्प्टी ऑर्बिटल रहेगा, तो जब 3 बॉन्ड बनाएगा तो एक क्या रहेगा उसके पास, एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है। अब यहां पर वो कितने बॉन्ड बना रहा है, यहां पर वो कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड। तो क्या 4 बॉन्ड बनाने के बाद उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल रह पाएगा, नहीं। तो यहां पर उसके पास कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, नो एम्प्टी ऑर्बिटल, नो एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है, नो एम्प्टी ऑर्बिटल। चलिए अब अगर इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल आ गया तो इधर देखो, आपके पास इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा और सभी करेंगे पार्शियली, तो इसमें क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कुछ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कैसे आएगा, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, दिस इज द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दैट विल कम, है ना, क्या आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। जब मैं इस पे बात करूं तो इसमें कोई भी डोनेशन नहीं होगा क्योंकि फ्लोरीन के पास तो एम्प्टी ऑर्बिटल है ही नहीं, और बोरॉन के पास भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है क्योंकि उसने 4 बॉन्ड बना लिए, जितने उसके पास ऑर्बिटल्स थे उतने उसने बॉन्ड बना लिए। तो क्योंकि उसके पास कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है इस सिनेरियो में, तो वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं ला पाएगा, या एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, या फिर बैक बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। अब अगर उसने बैक बॉन्डिंग नहीं करी, अगर उसने बैक बॉन्डिंग नहीं करी है, विच मींस ये सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड्स, सारे बॉन्ड्स क्या है, सिंगल यूनिटरी बॉन्ड्स है, ये क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तो बॉन्ड लेंथ, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगी, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगी। अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तो बॉन्ड लेंथ तो नॉर्मल रहेगी, लेकिन डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता ही बॉन्ड लेंथ घट जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी इसकी। क्यों, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसमें पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। इसमें कैसा कैरेक्टर है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसमें कैसा कैरेक्टर है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। बात समझ आती, ये बात समझ आती। तो मैं एक चीज कह सकता हूं कि अगर फर्स्ट बैक बॉन्डिंग हो रही है, अगर इफ द बैक बॉन्डिंग इज टेकिंग प्लेस, बैक बॉन्डिंग व्हाट इट डज इज इट रिड्यूसेस
बॉन्ड लेंथ, इट रिड्यूसेस बॉन्ड लेंथ। ये चीज मैं कह सकता हूं कि बैक बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर या जैसा भी बॉन्ड बन रहा है वैसा कैरेक्टर आ जाएगा और उसकी वजह से उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, रिड्यूस। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना, बैक बॉन्डिंग रिड्यूसेस बॉन्ड लेंथ, बैक बॉन्डिंग रिड्यूसेस बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बैक बॉन्डिंग रिड्यूसेस, ये बात समझ आती है। ठीक है, तो यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से इसका बॉन्ड लेंथ कम हो गया, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गया। अब अगर बॉन्ड लेंथ मैंने रिड्यूस कर दिया तो क्या मैं कह सकता हूं कि इंक्रीजेस बॉन्ड स्ट्रेंथ, इंक्रीजेस बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये कह सकता हूं, ये इंक्रीजेस बॉन्ड ऑर्डर कह सकता हूं। ये बात समझ आती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट है लुईस एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, लुईस एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर, लुईस एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। लुईस एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। अब लुईस एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर में क्या होता है, पहले तो लुईस एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर समझो। किसी के पास, किसी भी एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। किसी भी एटम के पास अगर एम्प्टी ऑर्बिटल है तो किसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है ना, और जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है तो दिस विल बी नोन एज क्या 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 कहलाया जाएगा, लुईस एसिड। दिस विल बी नोन एज लुईस एसिड। सो जिन भी एटम्स के पास या जिन भी कंपाउंड्स के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, सेंट्रल एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, दे एक्ट एज लुईस एसिड। द कंपाउंड्स व्हिच हैव सेंट्रल एटम हैविंग अ एम्प्टी ऑर्बिटल, दे आर नोन एज लुईस एसिडिक कंपाउंड्स। ठीक है, और लुईस बेसिक क्या है, बेसिक क्या है, बेसिक क्या है, बेसिक सिंपल है कि किसी भी एटम के पास अगर लोन पेयर है, किसी भी एटम के पास अगर लोन पेयर है, किसी मॉलिक्यूल के पास अगर लोन पेयर है, देन दिस विल एक्ट एज लुईस बेसिक, दिस विल एक्ट एज लुईस बेसिक। ठीक है, तो क्योंकि वो डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो इलेक्ट्रॉन पेयर की कैपेसिटी को डोनेट करना इज लुईस बेसिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना इज लुईस एसिडिक कैरेक्टर। ये बात समझ आती है। तो एसिडिक और बेसिक का मतलब आपको समझ है। ठीक है, अब जो जितनी आसानी से डोनेट कर पाएगा उसका लुईस एसिडिक, जो ज्यादा आसानी से डोनेट कर पाएगा उसकी लुईस बेसिसिटी ज्यादा होगी। मैं आसानी से डोनेट करता हूं, मेरी लुईस बेसिसिटी क्या है, ज्यादा है। ये एसिड और बेस की तरह ही है बेटा। अगर मैंने OH आसानी से तोड़ दिया तो उसकी बेसिसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अगर मैंने H+ आसानी से तोड़ दिया तो उसकी बेसिसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। वही कंडीशन यहां पर लगेगी। इफ आई एम एबल टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स easily, then my Lewis basic character will be more. And acidic भी क्या है, if I am able to accept the lone pair of electron easily, then my Lewis acidic character will be more. ये बात समझ आती है। चलिए अब इसमें हम बेसिक कैरेक्टर की एक बात करते हैं, देखिए। मेरे पास एक क्वेश्चन है और बहुत रेगुलरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वो एक क्वेश्चन है कि BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3, इनमें लुईस एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है। बहुत रेगुलरली क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि लुईस एसिडिक कैरेक्टर, टेल मी अबाउट द लुईस एसिडिक कैरेक्टर ऑफ दीज कंपाउंड्स। कैसा अरेंज करेंगे इनको हम लुईस एसिडिक फॉर्म में, कैसे अरेंज होंगे ये आपको बताना है। हाउ विल दीज बी अरेंज। ठीक है, तो कंसिडर करो, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं ना। ठीक है, इसका भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं और एक इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इसके बेसिस पे हम आयोडीन का भी बोल देंगे, है ना। इसके बेसिस पे हम आयोडीन का भी बोल, ठीक है। देखो हमें पता है कि बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। अभी हमने अभी पढ़ा कि 3 बॉन्ड अगर बोरॉन बनाता है तो उसके पास क्या होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल। उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, बिल्कुल सही बात। इन सबके पास लोन पेयर है, वो भी है ना। इन सबके पास क्या है, लोन पेयर है, तो वो भी है, वो भी हमें पता है इनके पास लोन पेयर है। तो इनके पास साइड एटम के पास लोन पेयर है, सेंट्रल एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, बैक बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है, राइट। लेकिन ये जो बैक बॉन्ड बन रहा है ये किसके बीच में बन रहा है, 2p
2p। ये जो बैक बॉन्ड बन रहा है किसके बीच में बन रहा है? 3p 3p। ये जो बैक बॉन्ड बन रहा है वो किसके बीच में बन रहा है? 4p 4p। और ऐसी आइडिया का बनेगा 5p 5p, राइट? तो अब आपको क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये बैक बॉन्ड बन रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा लुईस एसिड? कंसीडर करो कि मेरे पास एक एटम है x माइनस, ठीक है, उसको इस एम्प्टी ऑर्बिटल पे अटैक करना है क्योंकि बेसिस एसिडिटी का हुआ एक्सेप्टेंस ऑफ द बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इस पे अटैक करेगा तो इसको ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। यही x एटम जब इस पे अटैक करना पड़ेगा तो इसको ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और जब यही x एटम इस पे अटैक करेगा तो इसको ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, राइट? ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है कि इसको डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे तभी वो उस पे अटैक कर पाएगा। अब what is Lewis acidity? The Lewis acidic behavior is how easily can I accept lone pair of electrons from outside, right? How easily can I accept lone pair of electrons from outside? Now, if this atom is attacking this bond, it will be difficult because it is a stronger bond. I've told you कि अगर 2p 2p n की वैल्यू जितनी छोटी उतना ही stronger bond होगा। तो जब ये इस पे अटैक करेगा बेटा, जब ये इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बॉन्ड स्ट्रेंथ तो ज्यादा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इसको ये बॉन्ड तोड़ने में क्या आएगी? डिफिकल्टी। जब मैं सेकंड पे जाता हूं तो ये जब इस पे अटैक करेगा तो कंपैरेटिवली इससे आसान हो जाएगा तोड़ना, तो विच मींस ये ज्यादा आसानी से एक्सेप्ट करेगा। जब तीसरे पे जाता हूं तो और आसान हो जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड तो बहुत जल्दी टूट जाएगा, और जब मैं चौथे पे जाऊंगा तो और आसान हो जाएगा। विच मींस कौन बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से एक्सेप्ट कर रहा है? क्या BF3? नहीं। क्यों BF3 क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा? क्योंकि BF3 में ऑलरेडी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है, और उस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, और अगर उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है, विच मींस एक्सेप्टेंस करना, एक्सेप्ट करना क्या हो रहा है? मुश्किल हो रहा है। एक्सेप्ट करना क्या हो रहा है? मुश्किल हो रहा है। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये बात समझ आती है कि नहीं आती? ठीक है, तो बेसिकली ये लुईस एसिड है, लेकिन बाहर से आने वाले को बहुत दिक्कत आएगी इसको अटैक करने में, इसको इसके साथ बॉन्ड बनाने में। लेकिन यहां पर बाहर से आने वाले को आसानी से बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? वीक। इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो बेसिकली अगर मैं ये बोलूं कि कौन जल्दी से जल्दी कॉम्प्लेक्स बनाएगा विद x माइनस, तो आप क्या बोलोगे? ये वाला, फर्स्ट वाला या लास्ट वाला? कौन बनाएगा? लास्ट वाला। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ या जो बैक बॉन्डिंग है वो क्या है? वीक है कि नहीं? तो वो जल्दी से बनाएगा। विच मींस सबसे आसानी से x माइनस को कौन एक्सेप्ट कर रहा है? जो बॉन्ड बनाएगा वही तो आसानी से एक्सेप्ट कर रहा होगा। जो बॉन्ड बनाएगा वही तो आसानी से एक्सेप्ट कर रहा होगा। कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर रहा है, ये बहुत डिफिकल्टी से एक्सेप्ट कर रहा है। अगर ये डिफिकल्टी से एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका लुईस एसिडिक नेचर, BF3 का लुईस एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। BF3 का लुईस एसिडिक नेचर कम हो जाएगा, और BI3 का लुईस एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। BI3 का लुईस एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा बेटा इसलिए होगा सॉरी, क्योंकि आप कंसिडर करो कि आपके पास ऑलरेडी एक फ्रेंड, कंसिडर करो कि आप तीन दोस्त अब तीन दोस्त का आपका ग्रुप है, बहुत अच्छा ग्रुप है। यू हैव अ 3 फ्रेंड ग्रुप, 4 फ्रेंड्स हैं आपके, 4 दोस्त हैं आपके, और चारों अच्छे से रहते, जिगरी दोस्त हैं, बहुत अच्छे नजदीकी दोस्त। अब कोई बाहर से आपके स्कूल में एक नया लड़का आता है और वो आपसे दोस्ती करना चाहता है। ठीक है, वो आपसे क्या करना चाहता है? दोस्ती करना चाहता है। तो कितनी आसानी से आप उसको दोस्त बनाते हो वो चीज डिपेंड करती है। ठीक है ना? तो अगर वही चीज यहां पर लगानी है कि कितनी आसानी से मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, कौन जल्दी एक्सेप्ट करेगा? अगर इसका बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, अगर इसकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, कौन सी बॉन्डिंग? बैक बॉन्डिंग की बात कर रहा हूं। कौन सी बॉन्डिंग की बात कर रहा हूं? बैक बॉन्डिंग की। अगर इनमें से जिसकी भी बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, क्या वो बाहर से आने वाले को एक्सेप्ट करेंगे? अब बात आती है सर बैक बॉन्डिंग से एक्सेप्टेंस का क्या मतलब है? क्योंकि बेटा उसने जहां अटैक करना है वहां पर ऑलरेडी एक बॉन्ड बना हुआ है, एंड दैट बॉन्ड इज बैक बॉन्ड। ऑलरेडी एक बॉन्ड बना हुआ है, कौन सा बॉन्ड? बैक बॉन्ड। विच मींस मेरे को वो बैक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर मैं बाहर वाले को अपने इस एम्प्टी ऑर्बिटल पे अटैक करवा पाऊंगा। तो उसको तोड़ने में कितनी आसानी होती है उस पे डिपेंड करेगा कि बाहर वाला कितनी आसानी से अटैक करेगा, और बाहर वाला जितनी आसानी से अटैक करेगा उतनी ही ज्यादा मेरी एक्सेप्टेंस पावर होगी।
और जितनी ज्यादा मेरी एक्सेप्टेंस पावर होगी उतनी ही ज्यादा मेरा लुईस एसिडिक कैरेक्टर होगा। बात समझ आती है? So what I'm trying to say here is that if the back bond can be broken easily, then the acceptance power of the Lewis acid, why I'm telling these are Lewis acid, because of their empty orbitals that is present in the central atom. So if I can accept this incoming nucleophile easily, then my acceptance power is more, and if my acceptance power is more, my Lewis acidic character will be more. And how will I decide my acceptance power is more? More easily, how easily can I form the complex with X minus? Now to form a complex with X minus, I need to break the back bond. Why? Because that back bond is occupying the empty orbital where the X minus has to attack. Right? Now, if the back bond is strong, which is in this case, the back bond is stronger, the difficulty, the X minus will not be able to easily attack that empty orbital, right? But in this case, in Bi3, the back bond is weaker, so X minus will be able to attack the empty orbital easily. And if it attacks the empty orbital easily, it forms a bond, and therefore the acceptance power of Bi3 will be more, because it can easily accept that X minus, because it can easily break its back bond. Whereas the acceptance power of BF3 will be less. Why? Because BF3 में जो back bond है, the back bond in BF3 is stronger, and for X minus to form a bond with BF3, it needs to break that back bond, and to break that back bond you require a lot of energy because it is strong. Therefore, I can say that the acceptance power of BF3 will be less, and therefore, according to the acceptance power, this will be more Lewis acidic and BF3 will be the least Lewis acidic. बस समझ आती है? The Bi3 will be more Lewis acidic, BF3 will be the least Lewis acidic. ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है? होप आपको ये बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुईस एसिडिक बात करी, अब बेसिक की बात करते हैं। अब बेसिक की बात करते हैं। बेसिक में मेरे पास है NCH3 CH3 CH3 विद अ लोन पेयर, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास N with a lone pair SiH3 SiH3 SiH3, मेरे पास ये कंपाउंड है, ठीक है। और मेरे को इनका लुईस क्या बताना है? बेसिक, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो बेसिक कैरेक्टर बताऊंगा। अब अगर आप देखो तो व्हाट इज बेसिक कैरेक्टर, व्हाट एक्चुअली इज बेसिक कैरेक्टर? द बेसिक कैरेक्टर इज डोनेशन ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? हाउ इजीली आई कैन डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ व्हेन यू सी इन दिस, right, this can donate the electrons, but when you see here, silicon has empty d orbitals. How do I know? I can form the electronic configuration and tell you. See, simple. Silicon 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 and 3d. So silicon has 3d orbitals. Silicon has 3d orbitals, and when silicon has 3d orbitals, which means it has empty orbitals. Silicon has empty orbitals. So silicon has empty orbitals, which means this electron will be donated here, partially in all the three silicons, partially in all the three silicons. Okay? So now, when I say I have an empty orbital here, H plus having an empty orbital, which one will be able to donate the electron more easily? Which one will be able to donate the electron more easily? Consider this. This is lying as it is, so it can donate the electron. But for this to donate an electron, it needs to break that back bond it has formed. इसका जो लोन पेयर है उसको डोनेट करने के लिए इसको अपना बैक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, which means डोनेशन एबिलिटी क्या है? डोनेशन एबिलिटी क्या है? कम है या ज्यादा है? कम है, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपने अंदर इंट्रामोलिकुलर ही एक बॉन्ड बना रहा हूं। मैं बाहर वाले के साथ बॉन्ड क्यों बनाऊंगा? तो अगर मैं इंट्रामोलिकुलर ही बॉन्ड बना रहा हूं, मैं बाहर वाले के साथ इंटरमोलिकुलर बॉन्ड बनाने के लिए मेरे को वो इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। और इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, which means I am least interested in giving my lone pair of electrons to an outside atom. बात समझ आती है? I am least interested. This molecule is least interested because it is forming a back bond in its own.
and therefore it is least interested to donate the lone pair of electrons. Whereas in this case there is no back bonding. Carbon does not have any empty orbital. Carbon when forms 4 bonds, it has no empty orbital, and because carbon has no empty orbitals, there is no back bonding. So it says I am lying as it is, I can give electron density more easily. Whereas in this case, it needs to break that back bond to give the electron density. So who is more easily giving that bond, electron density? CN trimethylamine. This is able to give that electron density more easily. Whereas this gives the electron density, but with difficulty. So what is Lewis' basic character? Lewis' basic character is the donation of lone pair of electrons. And if we are comparing two atoms, the molecule which can give more easily the lone pair of electrons is known as more Lewis basic. And the molecule which with difficulty gives lone pair of electrons is known as less Lewis basic. So out of these two, which one is easily going to give the electron density? Which one is easily going to give the electron density? This one. This one will be able to easily give the electron density because it is not going in the back bonding. And in this case, it is going in the back bonding, and therefore it is not able to give the electron density to the outside atom. Right? Lewis acidic character is a character, or a basic character is a character between two atoms. Acid base, what is acid? What is acid? H2SO4. What is base? NaOH. These are two different molecules, right? Similarly, in this case, this is base because it has lone pair. This is acid because it has empty orbital. So donation of this lone pair to this empty orbital will have to face a barrier that is known as back bonding, right? So this lone pair of electrons will be able to give it to H plus, but with difficulty, wherein you need to break the back bonding. Whereas in this case, you don't need to break the back bonding because there is no back bonding happening. And therefore, who will be able to give the lone pair of electrons more easily? This trimethylamine. This trimethylamine will be able to give the lone pair of electrons more easily. ये trimethylamine जो है वो आसानी से lone pair of electrons को देगा क्योंकि ये back bonding तो कर ही नहीं रहा और जो ये SiH3 है ये तो back bonding कर रहा है. And when it is doing back bonding, it will be difficult to donate the lone pair of electrons. ठीक है? क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एक बॉन्ड बना रहा है तो पहले वो बॉन्ड को तोड़ो उसके बाद डोनेट करो. तो यहां पर तो डिफिकल्टी आएगी बट यहां पर डिफिकल्टी नहीं आएगी. तो लुईस बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? लुईस बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? इसका लुईस बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा. ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है? लास्ट अब आती है लास्ट बात इसमें हाइब्रिडाइजेशन. लास्ट बात आती है हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? हाइब्रिडाइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है और इसको उसी लास्ट एग्जांपल से करेंगे और देखना ध्यान से. ठीक है? मेरे पास है N लोन पेयर SiH3 SiH3 Si. ठीक है? मेरे पास है N लोन पेयर CH3 ठीक है. मेरे पास ये दो. ठीक है? और मेरे से बोला जा रहा है कि मेरे को कंपेयर करना है. तो इसका तो मेरे को पता है कोई बैक बॉन्डिंग नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगेन ये क्या है? टेट्राहेड्रल. तो मेरे को पता है टेट्राहेड्रल है, इसमें ज्यादा फर्क पड़ेगा. ठीक है ना? sp3 हाइब्रिडाइजेशन. क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है? अब जब मैं इसकी बात करता हूं, इसको कंसिडर करना. जब इसमें डोनेशन होगा बेटा तो ये बहुत आसानी से इसको डोनेट कर पाएगा क्योंकि बैक बॉन्डिंग हो रही है. और जब बैक बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा? इसने ये डोनेट कर दिया तो व्हिच मींस लोन पेयर इज नोवेयर विजिबल. अगर लोन पेयर विजिबल नहीं है और सब में क्या हो रहा है? बैक बॉन्डिंग हो रही है, पार्शियल बैक बॉन्डिंग हो रही है. तो क्या मैं ये स्ट्रक्चर बना सकता हूं कि N SiH3 SiH3 ठीक है? अब क्या मैं कर सकता हूं कि इसमें क्योंकि सेंट्रल एटम से साइड एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है तो उसमें बैक बॉन्डिंग हो गई. ये बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या आ गया? डबल बॉन्ड कैरेक्टर. बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या आ गया? डबल बॉन्ड कैरेक्टर. तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है?
इसकी हाइब्रिडेशन क्या है sp2। क्यों मैं यही बोल रहा हूं, क्योंकि वहां पर तो देखो यार बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही, बैक बॉन्डिंग नहीं हो तो सिंपल 4 बॉन्ड एक लोन पे टेट्राहेड्रल sp3 सिंपल। लेकिन यहां पर क्योंकि बैक बॉन्डिंग हो रही है और बैक बॉन्डिंग हमने ये सेंट्रल एटम से साइड एटम की तरफ हो रही है, तो होगा क्या इसमें, यहां का लोन पेयर ने तो डोनेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बचा ही नहीं, लोन पेयर बचा ही नहीं, तो काउंट किसको करोगे, और अगर काउंट नहीं कर रहे हो तो बेसिकली तुम्हारे पास कितने बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड है, तीनों में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। अगर 3 बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और लोन पेयर हमें नहीं दिख रहा, अगर है ही नहीं लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी sp2। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी sp2, व्हिच मींस इसका जो शेप होगा या ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर। क्या होगी, टेट्राहेड्रल तो वो है, पिरामिडल टेट्राहेड्रल आप उसको बोल सकते हो, पिरामिडल बोल सकते हो, टेट्राहेड्रल बोल सकते हो, शेप ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, शेप इज पिरामिडल। ये क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ये हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ये चीज याद रखना कि सेंट्रल एटम से अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइड एटम की तरफ जा रही है तो जो लोन पेयर है वो SI को डोनेट कर रहा है, और जब लोन पेयर SI को डोनेट करता है, जब लोन पेयर SI को डोनेट कर रहा है तो उसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जा रही है sp2। देखो इसको समझने के ना बहुत सारे तरीके, मैंने आपको पहले ही बोला था केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे और उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप उस चीज को डील कर सकते हो। आप इस तरह से समझ सकते हो कि SI/S3 का साइज बहुत बड़ा है तो उसको स्पेस चाहिए, और अगर स्पेस चाहिए तो वो अपने को स्प्रेड करेगा, जब अपने को स्प्रेड करेगा तो उसके पास मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल एंगल इन दिस इज 120 डिग्री। बैक बॉन्डिंग के साथ स्पेस को स्प्रेड करने का और कोई बेटर पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, तो मैक्सिमम पॉसिबल एंगल पे जाएगा 120। और नहीं तो आप इसको बैक बॉन्डिंग से समझ लो कि जब बैक बॉन्डिंग हो रही है तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो लोन पेयर है वो तो डोनेट हो गया, और अगर वो डोनेट हो गया तो यहां पर लोन पेयर बचा ही नहीं, लोन पेयर बचा ही नहीं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2 और ज्योमेट्री होगी इसकी, सॉरी शेप होगा इसका ट्राइगोनल प्लेनर। जबकि इसमें क्योंकि लोन पेयर है तो जब शेप है इसका पिरामिडल, ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडेशन होगी sp3। बस समझ आती है। तो मैं ये चीज कहता हूं कि साइड एटम से सेंटर एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है और आपके पास इतना बड़ा एटम लगा, मॉलिक्यूल लगा हुआ है, इतना बड़ा मॉलिक्यूल लगा हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है कि उसका हाइब्रिडेशन क्या होगी sp2 होगी, जबकि उस केस में क्या रहेगी sp3। बात समझ आती है, ये बात समझ आती है। सो दिस इज इट फ्रॉम बैक बॉन्डिंग, ये बैक बॉन्डिंग में है। और बैक बॉन्डिंग में अगर हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि बैक बॉन्डिंग क्या होती है, इट इज काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, व्हिच is similar to coordinate bond but it is formed only when the bond between two atoms is formed। ऑलरेडी एक बॉन्ड अगर बन रखा हो उसके बाद अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने तो उसको क्या बोलते हैं, हम बैक बॉन्ड बोलते हैं। पहली चीज हमने पढ़ी, उसी कंडीशंस पढ़ी कि एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होना चाहिए, कोवलेंट कंपाउंड होना चाहिए। साथ में हमने एक चीज और पढ़ी कि सेकंड पीरियड का एक एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि सेकंड पीरियड के एलिमेंट होने की वजह से, बिकॉज ऑफ द सेकंड पीरियड एलिमेंट, द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस और द स्टेबिलिटी ऑफ द बैक बॉन्ड इंक्रीजेस। ये चीज हमने पढ़ी। उसके बाद हमने बात करी बॉन्ड एंगल पे कि अगर बैक बॉन्डिंग होती है तो बॉन्ड एंगल की टेंडेंसी होती है इंक्रीज होने की। उसके बाद हमने सेकंड चीज पढ़ी बॉन्ड लेंथ पे कि अगर बैक बॉन्डिंग होती है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। उसके बाद हमने तीसरी चीज पढ़ी, हमने वो पढ़ा लुईस एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर, और हमने ये पढ़ा कि लुईस एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर बैक बॉन्डिंग से क्या होता है, डिक्रीज होता है। बैक बॉन्डिंग से क्या होता है, डिक्रीज। तो लुईस एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस विद बैक बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि अगर मेरा एम्प्टी ऑर्बिटल ऑलरेडी फिल है तो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्यों ही लूंगा, और अगर मेरी एक्सेप्टेंस पावर कम है तो लुईस एसिडिक पावर कम है, और अगर मेरा लोन पेयर बैक बॉन्ड करके किसी और के साथ बॉन्ड बना रहा है तो मेरी डोनेशन पावर भी कम हो गई, विच मींस मेरा बेसिक कैरेक्टर भी कम हो गया। और तीसरी चीज मैंने पढ़ी हाइब्रिडाइजेशन पे, जहां पर अगर सेंट्रल एटम से साइड एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, सेंट्रल एटम से साइड एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, ऐसा इस केस में है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हाइब्रिडेशन में चेंज आता है। हाइब्रिडेशन क्या हो जाती है, sp2, या फिर उसकी ज्योमेट्री जो शेप है, जो ज्योमेट्री है उसमें भी चेंज आता है, और शेप क्या हो जाता है, ट्राइगोनल प्लेनर। और ये स्पेसिफिक एग्जांपल याद रखना, नीट के क्वेश्चन में आया है, कई बार पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हाइब्रिडेशन वाला, ठीक है। सो तो आज के एंड करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर, विल मीट यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर टॉपिक। थैंक यू सो मच।